नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास खून का बदला खून। हे हॉल, टेक इट इजी, मोरिस ने अपने दांत चमका कर कहा और मुझे ड्राइविंग सीट से नीचे ढकेल दिया। ट्रक से बाहर निकलते ही मुझे बर्फीली ठंडक का आभास हुआ। मैंने क्षण मात्र के लिए मोरिस को देखा, फिर पिछली लॉन्ग सीट का हैंडल घुमा दिया। मैं ऊपर को उछला और ट्रक के उस भाग में समा गया जो एक प्रकार से स्लीपिंग केबिन था। ठंडी हवा के झोंकों से बचने के लिए मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। मोरिस ने ट्रक को गियर में डालकर रफ्तार छोड़ दी थी। ट्रक पुनः सौ की ध्वनि निकलता न्यूयॉर्क शिकागो हाईवे पर दौड़ने लगा। इस समय वो शिकागो से 110 किलोमीटर दूर था। 1 या 1.5 घंटे में वो नगर की सीमा चौकी पर पहुंचने वाला था। शिकागो शहर के मौसम की घटाबड़ी का उसे पूर्णतः ज्ञान था। अभी अभी रेडियो पर सूचना मिल चुकी थी कि मिशिगन झील का पानी बर्फ बन गया है। इसका अर्थ ये था कि वहाँ बेहद ठंड पड़ रही है, परंतु अपने ट्रक में होते हुए उसे बाहरी ठंडक की चिंता नहीं थी। मोरिस ने कहा था पिछली सीट पर जो लड़की पड़ी है उसे चेक पोस्ट से पहले ही उतार देगा। वहाँ वो किसी कार से लिफ्ट लेकर शहर पहुँच जाएगी। उसके बाद वो स्वयं 10 मील आगे पड़ने वाली मीट ड्रॉप गैरेज में ट्रक खड़ा कर देगा। तब तक भोर हो ही जाएगी। ट्रक का पिछला भाग पूरा का पूरा फ्रीज था, जिसमें शुअर का गोश्त भरा पड़ा था। यह उसका रोज का धंधा था। शिकागो, जो गोश्त के लिए संसार भर में सबसे बड़ा केंद्र है, वहाँ उस जैसे कसाई के खूब आमदनी थी। वो न्यूयॉर्क के आसपास वाले गांव से सुअर इत्यादि खरीदता था और शिकागो पहुंचकर अच्छे दाम वसूल करता था। जहाँ तक मोरिस का सवाल था, वो 6 फुट 3 इंच लंबा शक्तिशाली पहलवानों जैसे शरीर का मालिक था। उसके बाल सुनहरे थे। उसकी नीली आंखों में किसी को भी काट फेंकने जैसी चमक थी। वो पेशेवर कसाई था। तमाम गोश्त के व्यापारी उसे अच्छी प्रकार पहचानते इसलिए थे कि वो बददिमाग आदमी था। धंधे में बेईमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। कईयों के जबड़े उसने सहलाए थे और 2 बार मार पिटाई के कारण पुलिस का मुंह देख चुका था। वो जानता था कोलाहल से भरा शिकागो $20 की बदमारी करने वालों से लेकर लाखों डॉलरों तक की हेरफेर करने वालों का शहर है, और यहाँ पर हर कोई नोट कमाने के चक्कर में रहता है। यहाँ की बहुत सी सड़कों पर लुटेरे खुलेआम सड़क चलने वाले आदमी पर ब्लेड मार देते हैं और लूट कर चंपत हो जाते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न था, मैं खूबसूरत स्मार्ट युवक था। 1 वर्ष पहले मैं शिकागो से किसी इरादे को लेकर आया था, परंतु इन दिनों में कार और ट्रक धोया करता था। मोरिस से मेरी जान पहचान इसलिए और भी बढ़ गई क्योंकि हम दोनों एक शहर के रहने वाले थे। दोनों की पैदाइश बोस्टन थी। मैं उसका ट्रक हमेशा धोता था। कभी कभी सैर सपाटे के लिए उसके साथ घूम आता था। मोरिस मुझे अपना हेल्पर बनाना चाहता था, इसलिए जब भी मुझे अपने साथ ले जाता तो कुछ ना कुछ दे देता था। पर इस बार मुझे ट्रक ड्राइवरों का नया अनुभव प्राप्त हो रहा था। काफ़ी लताड़ने के बाद मोरिस ने मुझे पिछली सीट पर भेजा था। सहज भाव से मैंने पूछा था, वहाँ क्या करूँगा मैं? तू कब तक बेवकूफ़ रहेगा बेटा? अमेरिका में जीना है तो हर काम करना पड़ेगा। वो चौकरी कोई अपने बाप की सगी नहीं। जा मार ले नंबर। क्या पटाखा चीज़ है। तबीयत खुश हो गई। मोरिस ने सिसकारी ली। आरामजादी हाथ पाँव बहुत मारती है। नाखून मार दिया तो संभल कर चढ़ना इस पर। मोरिस, तुमने अच्छा नहीं किया उस्ताद। उसकी कार दुर्घटना के शिकार हो गई थी। पता नहीं कौन है वो। तो पटेगा क्या नाप शनाप सोचता है? अबे मूर्ख, ये शिकागो है। यहाँ लड़कियाँ इसी प्रकार बहाना बनाकर ट्रक वालों से लिफ्ट मांगते हैं। ट्रक ड्राइवर हट्टे कट्टे जो होते हैं। जा, वो तेरे इंतजार कर रही होगी। मैं इससे क्या कहूँगा? सुनो, इसका नाम जेनिस है, यही बताया था उसने। वहाँ ड्रिंक्स भी रखी है। अगर 3-5 करे तो 2 थप्पड़ मार कर लेटा लेना। इसके बाद भी समझाना पड़ेगा क्या? अगर तू अब भी नहीं समझा तो मैं तुझे सड़क पर पटकने वाला हूँ। मुझे उतरना ही पड़ा। पिछली सीट पर चढ़ते समय
मेरे जवान शरीर में एक तनाव सा भर गया था। ऐसा मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था, इसलिए शरीर का हर भाग मजबूत और कसा हुआ था। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी आयु 28 वर्ष की थी। कद में मैं मोरे से 2 इंच नीचे रहा हूँगा, किंतु मेरा शरीर मोरेश के जिस्म से बहुत बेहतर था। बचपन से ही मैं अपने शरीर का रख रखाव करता था और मैंने कभी ऐसे लड़कों से दोस्ती नहीं पाली थी जो कुओं में पड़े रहते थे। हालांकि मेरे कई दोस्त वेश्याओं के पास जाते थे, पर मैंने ये लत नहीं पाली थी। 18 वर्ष की आयु में ही मेरा शरीर इतना भर गया था कि मैं पूरा का पूरा जवान पट्टा लगता था। मैंने अपने आप को, अपनी आदतों को, अपने जिस्म को संभाल कर क्यों रखा, इसका एक कारण था। दरअसल मेरी स्वर्गीय माँ एक सफल मॉडल रह चुकी थी। उसने जीवन के 37 वर्ष बड़े सुंदर ढंग से गुजारे थे और तब विवाह किया था। वो अपनी एक संतान चाहती थी जो मेरे रूप में उसे मिली, परंतु उसे शायद लड़की की ज़रूरत थी और मुझसे 2 साल बाद उसकी दूसरी संतान हुई और वो लड़की ही हुई। मेरी माँ उसे अपनी तरह सफल मॉडल बनाना चाहती थी और मैं हमेशा उसकी बातें सुना करता था। वो तो बिगड़ गई। बॉयफ्रेंडों के चक्कर में अपने शरीर का रूप संभाल कर नहीं रख पाई। तब मेरी माँ को बेहद धक्का लगा। मैंने उसे समझाया कि पुरुष मॉडल बनकर मैं उसके अरमानों को पूरा करूँगा। मैं एक सुंदर माँ के पेट से पैदा हुआ था, इसलिए मेरा शरीर वैसा ही निकलना था। जब वो मृत्युशैया पर थी तो मैंने उसे वचन दिया था कि मैं सिर्फ मॉडल ही नहीं, हॉलीवुड का स्टार बनूंगा, फिल्म स्टार। इससे पहले ही मेरा बाप एक दुर्घटना का शिकार हो गया था, पर मैं बाप से अधिक माँ को चाहता था। माँ गुजर गई, पर मैं आज भी उसकी उम्मीदों पर आस लगाए हूँ। मेरी तंद्रा भंग करने के लिए उस लड़की के इतने शब्द काफी थे। कुत्तिया की औलादों, मैं तय खिलूंगी तुम दोनों को। एक एक को जेल ना भिजवाए तो मेरा नाम जेनिस नहीं। मैंने ज्यों कर देखा। उसके क्रोध भरे नेत्रों में जल भर आया था और नाक से सौ करते हुई मुझे गालियों का प्रसाद बराबर दिए जा रही थी। उसके बालों की क्लिप खुलकर सीट पर बिखरे पड़े थे और चेहरे पर एक आध खरोंच भी पड़ी नजर आ रही थी। बाहर निकालोगे या नहीं बदमाश, वो चिल्लाई। फिर उसने अपना वैनिटी बैग जल्दी से टटोला। एक हाथ में वो पेंट की जिप कस रही थी और जल्दी उसके बाएं हाथ में वैनिटी बैग आ गया। फिर मैंने उसके हाथों में एक रेजर देखा। अब मेरे संभलने की बारी थी, वरना मैं अब तक उसकी सुंदरता की तुलना एलिजाबेथ ट्रेलर से करता रहा था। वास्तव में उसकी भरी देह अत्यंत आकर्षक थी। अगर वो इसी तरह पारदर्शक शर्ट पहने शिकागो की सड़कों पर भविष्य बताने वाले बूढ़े जिप्सी इंडियन के सामने खड़ी हो जाए तो उसका खून भी खोलने लगेगा और अपने आप को दुनिया से सन्यासी बनने का दावा छोड़कर वो इस पर लपक पड़ेगा। क्या भाग्य थे मोरेस के, क्या उसे ऐसे ही फल चखने को मिलते थे हमेशा। अचानक वो झपट पड़ी मुझ पर। अगर मैंने तीव्रता के साथ उसकी कलाई न थाम ली होती तो वो कमबख्त ब्लेड मेरी छाती में मार ही देती। ए, क्या तुम मिटना चाहती है मेरे हाथों? मैंने उसकी कलाई उमटते हुए कहा। रेजर तो उसके हाथों से गिर गया, जिसे मैंने पैरों से परे ढकेल दिया। उसने मुझे काट खाया। तब कहीं मुझे क्रोध आया। उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा और वो सीट पर औंधी जा गिरी। वो रोने लगी। उसकी छातियां सीट पर गड़ी जा रही थी। पैंट में फंसे कूले शरीर के साथ हिल रहे थे। वो रो रही थी, इसलिए उसका पूरा बदन हिल रहा था। रोना बंद कर, मैंने कहा, और चुपचाप बैठ जा। मैं तुझे खा नहीं चाहूंगा। तुम लोगों ने मुझ बेसहारा की इज्जत लूटी है, खुदा समझेगा तुमसे। वो रोते हुए बोली। तो मोरिस ने इसका काम तमाम कर दिया है। मुझे मोरिस पर इतना गुस्सा आया कि अभी जाकर उसे कत्ल कर दूं। इस लड़की को देखने के बाद ही मेरी ये भावना बनी थी। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।